हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कशिश क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। तो बिना देरी किए इस प्यारे से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि बेल्जियम और श्रीलंका में जो भी टेंशन थी वो क्यों आई थी, क्योंकि दो कम्युनिटीज के बीच में टकरार हो गई थी। वहां की जो गवर्नमेंट थी वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि लोग आपस में बटे हुए थे। उसको सोल्व करने के लिए हम लोग पावर शेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं और बेल्जियम ने पावर शेयरिंग का इस्तेमाल करके अपनी जो दिक्कतें है, अपनी जो टेंशन है उसको दूर कर लिया। क्या किया था बेल्जियम ने अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना दी थी। यूनियन गवर्नमेंट जो कि पूरे देश को देख रही थी, फिर रीजनल गवर्नमेंट बना दी जो कि रीजन वाइज कंट्री को देख रही थी, और फिर एक कम्युनिटी बना दी गई। तो टोटल 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास है। इसी को हम लोग कहते हैं फेडरलिज्म। अब बेल्जियम वालों ने फेडरलिज्म को अपनाया तो उनकी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। श्रीलंका वाले अड़े रहे, उन्होंने कहा कि हम लोग यूनिटरी मेथड ही फॉलो करेंगे, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही बनाए रखेंगे, हम फेडरलिज्म को नहीं अपनाएंगे। तो क्या हुआ, फिर वहां हो गया सिविल वॉर। तो समझ में आया कि फेडरलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है इसी वजह से वर्ल्ड की टोटल 25 कंट्रीज जो कि पॉपुलेशन वाइज 40% कंट्रीब्यूट करती है, वो फेडरलिज्म को फॉलो करती है। वो फेडरल कंट्री है। ये जो वर्ल्ड मैप तुम लोगों को दिख रहा है ना, इसमें जो रेड कलर का हिस्सा है तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है ये मैप। तो आराम से इसे एनसीईआरटी में अपने खोलो और उसमें देखो ये जो तुम्हारा मैप है उसमें जो रेड पोर्शन है ना, जो तुम्हें दिख रहा है, ये कितनी परसेंट फेडरल कंट्री है, कितना परसेंट हमारा वर्ल्ड फेडरलिज्म से रंगा हुआ है। और इसके नीचे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताओ ऐसी कौन सी कंट्री है जो बहुत बड़ी है पर फेडरल नहीं है। तो अगर आप ध्यान से मैप को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कंट्री है चाइना। हमने फेडरलिज्म की डेफिनेशन तो समझ ली, पर फ्यूचर्स क्या क्या है फेडरलिज्म के। या तो यहाँ पे 7 फ्यूचर्स बताए गए हैं, सातों इंटरलिंक्ड है और यही क्वेश्चन भी बनता है। देखो, सबसे पहले तो 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। अब आपने लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना दिया है, अब ये भी तय करना होगा ना कि किस लेवल के पास कितनी पावर होगी। तो डिफरेंट ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट दे हैव डिफरेंट एरियाज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। मतलब दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन जो रहेंगे कि कौन किस चीज पे काम करेगा, लॉ बनाएगा, वो अलग अलग किया जाता है। तीसरा फीचर ये कहता है कि ये जो आपने पावर्स दे दी है ना, ये पावर्स कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड होना चाहिए। मतलब जो एरिया ज्यूरिसडिक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड होता है कि कौन सा लेवल ऑफ गवर्नमेंट किन चीजों पे लॉ बनाएगा। अब मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट तो बड़ा भाई है और बड़ा भाई तो छोटे भाई को फटकार लगा देता है। तो इस केस में ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज चेंज ना कर दे या फिर पावर अपने हाथ में ना ले ले, तो फंडामेंटल प्रोविजंस तय किए गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है। दे कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली, उनको एक तरफा नहीं बदला जा सकता है। अगर कुछ बदलाव लाना है, संशोधन करना है, तो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए रहेगा। इन केस अगर मान लो फिर भी डिस्प्यूट हो गए, लड़ बैठे सेंट्रल और स्टेट, तब जुडिशरी उनको सेपरेट करवाता है, लड़ना नहीं है। जुडिशरी यानी कि कोर्ट्स जो होते हैं वो अंपायर की तरह काम करते हैं, मीडिएट करते हैं दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच। एट द एंड अगर आप समझोगे तो हमने ये कितने फीचर्स देख लिए। उसके बाद जो 6 फीचर निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि फाइनेंस जो रहेगा ना, वो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना काम करने के लिए पैसा चाहिए रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना काम करने के लिए पैसा चाहिए रहेगा। तो जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होंगे वो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड होना चाहिए। 7th फीचर जो है वो ये है कि फेडरलिज्म के ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है। एक तो वो हमारी कंट्री की यूनिटी को सेफ गार्ड करता है और दूसरी फेडरलिज्म में जब आप पावर शेयर कर देते हो तो उससे क्या होता है कि रीजनल डाइवर्सिटीज को भी अकोमोडेट किया जा सकता है। उसके ऊपर जाए तो फेडरलिज्म के इंटरेस्टिंग मॉडल्स है। एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब होता है छोटे छोटे यूनिट्स जो होते हैं वो एक साथ आकर बड़ा सा यूनिट बनाते हैं और अपनी सॉवरेनिटी को पुल करके बड़ा यूनिट बना के कलेक्टिव सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आर द एग्जांपल्स ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और वहीं पे एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है कि एक बड़ा यूनिट जो है वो छोटी छोटी पावर दे देता है अपने छोटे छोटे यूनिट्स को और वो यूनिट्स को अपने साथ ही रखता है। पावर देके बोलते हैं कि ये लो पावर रख लो लेकिन साथ रहो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल। इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी ज्यादा पावर रहती है। ये होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जैसे कि इंडिया, स्पेन और बेल्जियम वो इसमें आते हैं। तो अब फेडरलिज्म को तो समझ लिया। अब अगले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। वो तो इंडिया में बेसिकली 3 लेवल्स पे डिवाइडेड होती है पावर। पहला सेंट्रल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल और तीसरा लोकल लेवल। और यही फेडरलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर होता है कि पावर्स को डिवाइड किया जाना चाहिए। तो देखो, पावर को डिवाइड कर दिया गया है, पर ये किस चीज पे डिसाइड होता है कि कौन से लेवल को कौन से डिपार्टमेंट्स की पावर दी जाएगी। तो बेसिकली इसी को डिसाइड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दिए गए हैं। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट
और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के अंदर जो डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं उन सारों का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, और यूनियन लिस्ट में जो भी डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं उनसे रिलेटेड रोज सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही रेगुलेट किए जाते हैं। और वहीं स्टेट लिस्ट में दिए गए डिपार्टमेंट को स्टेट गवर्नमेंट तय करती है, और उससे रिलेटेड सारे लॉज को स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकती है। और वहीं कॉन्करेंट लिस्ट में कॉमन इंटरेस्ट वाले डिपार्टमेंट्स आते हैं, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों एक साथ मिलकर लॉज बनाती है। तो यूनियन लिस्ट के अंदर आ जाता है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, मनी, कम्युनिकेशन। वहीं स्टेट लिस्ट में आ जाता है पुलिस, एग्रीकल्चर, ट्रेड और इरिगेशन वगैरह। ये सब स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों एक साथ मिलकर लॉ बनाती है। उसमें कुछ कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आ जाते हैं। पर हमें एक बात को हमेशा याद रखना है कि कॉन्करेंट लॉ बनाते वक्त जब भी स्टेट और सेंटर के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई टकरार हो जाती है, तो उसमें सेंटर के पास थोड़ा ज्यादा पावर होता है। जैसे कि सेंटर ऑर्डर करेगा, स्टेट को भी उसी ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, साइबर टेक्नोलॉजी, ये सब इन तीनों लिस्ट में नहीं आता है, और इनको हम रेजिडियरी सब्जेक्ट्स बोलते हैं, और इन्हें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है और इनसे रिलेटेड लॉज और रेगुलेशंस बनाती है। तो इंडिया में फेडरलिज्म का एक और स्पेशल फीचर है कि यहाँ सारे स्टेट्स को इक्वल पावर्स नहीं दिए गए हैं। कुछ स्टेट्स को कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया है और उनके कुछ यूनिक पावर्स भी है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्हें कुछ स्पेशल पावर दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 371 के अंडर इन स्टेट्स में किसी बाहर के स्टेट का आदमी जमीन वगैरह नहीं खरीद सकता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि इन एरियाज के लैंड, कल्चर और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके और कोई बाहर का आदमी जाके उनके कल्चर में इंटरफेयर ना करे। तो अब हम बात कर लेते हैं यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तुम लोगों के मन में कभी तो ये सवाल आया होगा कि जब इंडिया में ऑलरेडी इतने सारे स्टेट्स बने हुए हैं तो यूनियन टेरिटरीज बनाने की क्या जरूरत है। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनका लैंग्वेज और कल्चर बहुत ही अलग है और उनका जियोग्राफिकल लोकेशन भी काफी अलग है। इस कारण उन्हें स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, इसीलिए उसे यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। देखो, यूनियन टेरिटरीज की अपनी एक गवर्नमेंट तो होती है, पर उनके पास बहुत ज्यादा पावर्स नहीं होती, उसे मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। तो हमारी कंट्री में पावर शेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो होता है, पर किसी के मन में अगर ये डाउट आता है कि सेंट्रल और स्टेट का पावर डिवीजन इनएक्यूरेट है या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उसे डिस्प्यूट कर सकता है। और हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस भी लाए जा सकते हैं ताकि फेयर पावर शेयरिंग हो, पर इसे करना इतना आसान नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट के लिए पार्लियामेंट के दोनों अपर और लोअर हाउस के 2 to 3 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए होता है और साथ ही साथ 14 स्टेट्स के लेजिस्लेचर का भी अप्रूवल चाहिए होता है। और इन चेंजेस के कारण अगर सेंटर और स्टेट में भी कोई डिस्प्यूट होता है तो इसीलिए जुडिशरी इंटरफेयर करती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही एक फाइनल डिसीजन होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो 1947 में जब हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस गेन किया गया, यानी कि जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई, तो हमारे पास बहुत सारे स्टेट्स ऑलरेडी थे, पर तब से लेकर आज तक जैसे जैसे टाइम पार होता गया, टाइम बीतता गया, कुछ और नए स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ लैंग्वेज के बेसिस पर, और इन स्टेट्स को हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स भी बोलते हैं। और ऐसा करने पर ये रीजन था कि एक जैसे लैंग्वेज बोलने वाले लोग आपस में यूनाइटेड होकर रह सके और उनमें आपस में कोई डिस्प्यूट ना आए, और साथ ही साथ ये उस स्टेट को एडमिनिस्ट्रेटर करना या कंट्रोल करना भी इजी बनता है। अब हम जानते हैं अपनी कंट्री की लिंग्विस्टिक पॉलिसी के बारे में। तो इंडिया में बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदी हमारी कंट्री का नेशनल लैंग्वेज है, पर ऐसा नहीं है। इंडिया का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया में ज़रूर हिंदी और इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, यानी कि इंडिया में किसी भी सरकारी काम में या किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में हिंदी या इंग्लिश का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, पर इंडिया का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया में हिंदी और इंग्लिश के अलावा और भी कई ऑफिशियल लैंग्वेजेस है और सारी लैंग्वेजेस को इक्वल राइट दिया गया है। किसी भी स्टेट में जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, वहाँ पे अगर कोई भी एग्जाम होता है तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज में होता है। अब हम 1965 में हुए एक इंसिडेंट के बारे में जान लेते हैं। तो 1965 में क्या हुआ था कि इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज रिजेक्ट कर दिया गया और उस समय इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं यूज़ किया जाने लगा था। तो तभी नॉन हिंदी स्पीकर स्टेट्स के लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया क्योंकि उन्हें हिंदी समझ में नहीं आता था, और किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर हिंदी का यूज़ किया गया तो उन्हें समझ में नहीं आता। तो उन्हें प्रोटेस्ट के बाद पार्लियामेंट में फाइनली डिसीजन लिया गया और इंग्लिश को भी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइजेशन मिल गया।
अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे रिलेशंस होते हैं और कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत पड़ने पर हेल्प करती है। तो जब इंडिया आजाद हुआ था तब इंडिया में मोस्टली एक पार्टी का डोमिनेंस था, वो थी कांग्रेस। और जब भी किसी स्टेट में किसी नई पार्टी के द्वारा गवर्नमेंट फॉर्म किया जाता था तो वो कांग्रेस उसे सप्रेस कर देती थी और स्टेट में अपना ही गवर्नमेंट बनाने का कोशिश करती थी, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा सपोर्ट भी प्रोवाइड नहीं करती थी। पर कुछ समय बाद 1990 में कोएलिशन गवर्नमेंट का कंसेप्ट आया। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होता है कि जब किसी पार्टी के पास मेजोरिटी सीट नहीं होती तो वो किसी दूसरी पार्टी के साथ जुड़कर अपनी मेजोरिटी को कंप्लीट कर सकती है और दोनों पार्टीज मिलकर एक कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। और ऐसा होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी स्टेट गवर्नमेंट की भी समस्याओं को समझने लगी और उन्हें भी सपोर्ट करने लगी, और इस तरह से इंडिया में सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन अच्छा हो गया। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैम आप बस सेंट्रल और स्टेट के बारे में क्यों बात कर रहे हो, हमारे इंडिया में तो थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है जिसे हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, चलो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। इसीलिए हमारा अगला टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन। सिंपल भाषा में बताऊं तो जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर हो रही थी तो उनसे भी पावर थोड़ी थोड़ी लेके लोकल गवर्नमेंट को भी पावर दे दी जाती है, वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। जरूरी इसीलिए क्योंकि लोकल लेवल पे लोग बेहतर जानते हैं कि रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को रोज पकड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्यों भाई काम क्यों नहीं हो रहा है। और तीसरी चीज, उससे ग्रास रूट डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाके ये इंश्योर किया जाए कि अब इलेक्शन हर 5 साल में हो। 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व करी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट रिजर्व की गई, और साथ ही साथ में इंश्योर किया गया कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बनवाया जाए जो लोकल लेवल पे इलेक्शन करवाए, और ये मैंडेटरी कर दिया गया कि पावर शेयर हो। और उसी की तर्ज पर एक रूरल लोकल गवर्नमेंट और एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट बनी जिसे हम लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कहते हैं। गांव के लिए रूरल लोकल गवर्नमेंट गांव के एक ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायतें मिलकर मंडल ब्लॉक या समिति बनाएगी, और वो मंडल ब्लॉक समिति डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी रहेगी वो सब मिलकर जिला परिषद बनाएगी। जिला परिषद चेयरपर्सन जिला परिषद को लीड करते हैं। सिमिलरली शहरों में आपको देखने को मिलता है म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, बड़े बड़े शहरों के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और उनका हेड होगा मेयर। ये सारी चीजें बनती है। इंडिया में ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया गया है। और इसी के अलावा कुछ और भी चैलेंजेस है, जैसे कि इफेक्टिव पावर आज भी डाइल्यूट नहीं हुई है, रिसोर्सेज के लिए आज भी क्रंच है, वुमन कैंडिडेट्स जो है उनके बिहार पे हस्बैंड काम करते हैं। और यहाँ पे हमारा प्यारा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वाकई में ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।